एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। आज हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्राडिशन, एक ऐसा टॉपिक जो इंटरनेशनल लॉ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड कई दफ़ा हो सकता है आपने न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में आपने ये वर्ड सुना हो। तो सिंपल वर्ड में बताऊं तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब है एक स्टेट का दूसरे स्टेट को एक अक्यूज या कन्विक्टेड व्यक्ति को सरेंडर करना, ताकि उसे वहाँ पर ट्रायल उसका हो सके, उसे पनिशमेंट जो उसको देनी जानी है वो दी जा सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको स्टेप बाय स्टेप, टिप टू टो समझाऊंगी इसकी डेफिनेशन, इसके की डॉक्ट्राइन्स, इसका प्रोसीजर, इंडियन लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, मेजर केसेस, प्रैक्टिकल एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स, एंड वील सी PYQs एंड वील सी सर्टेन इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, चाहे UGC नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी और स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे LLB का हो, LLM का हो, जुडिशरी का हो, सबके लिए आपका ये लेक्चर हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्स्ट्राडिशन के मतलब के साथ। तो जब एक देश दूसरे देश से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पहली चीज़ एक रिक्वेस्ट की जा रही है एक स्टेट की द्वारा दूसरे स्टेट को कि एक क्रिमिनल जो उनके यहाँ से क्राइम करके भाग गया, मतलब सिंपल सी बात है, दो स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक US है और एक इंडिया है। ठीक है, US यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि रिक्वेस्टिंग स्टेट है, ठीक है, और इंडिया यहाँ पे रिक्वेस्टेड स्टेट है, यानी कि इंडिया से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे US जो है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक क्रिमिनल हमारी कंट्री में यानी US में क्राइम करके भाग गया है और अब वो आपकी कंट्री में पहुंच चुका है, तो आप उसे वापस भेज दो हमारी कंट्री में। इंडिया से वो रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि हम उस पर ट्रायल जो भी है उसका वो चला सके और उसको राइट पनिशमेंट जो है वो दी जाए एज पर आर लॉज ऑफ द लैंड। ठीक है, तो जब इंडिया US को वो व्यक्ति वापस डिपोर्ट करेगा, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, यानी सरेंडर किया है ना। यहाँ हमने फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है पढ़े जरा। सरेंडर ऑफ अक्यूज्ड और द कन्विक्टेड पर्सन बाय द स्टेट ऑन विच ही इज फाउंड टू द स्टेट इन विच ही कमिटेड द क्राइम। ठीक है, यहाँ पे सरेंडर किया जा रहा है अक्यूज या कन्विक्टेड पर्सन का एक स्टेट के द्वारा जिसमें वो अक्यूज पाया गया, और उस स्टेट को सरेंडर किया गया है जहां पर उसने वो क्राइम कमिट किया था। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि अगर आपका एक दोस्त रोहन इंडिया में बैंक फ्रॉड करके सारे पैसे लेकर यूके भाग गया, ठीक है, तो अब इंडिया की जो पुलिस है वो यूके जाके तो पकड़ नहीं सकती, क्योंकि हर देश का इंडिपेंडेंट सॉवरीन है, उनकी बाउंड्री के अंदर सिर्फ उनके लॉज चलेंगे, इंडिया के नहीं। तो इंडिया क्या करेगा, यूके को ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप रोहन को वापस भेजिए, ही कमिटेड अ क्राइम इन इंडिया। ठीक है, और यूके अगर अग्री करता है तो रोहन को वापस भेज दिया जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, एक्स्ट्राडिशन इन्वॉल्व टू स्टेट्स, एक टेरिटोरियल स्टेट और एक रिक्वेस्टिंग स्टेट। टेरिटोरियल स्टेट जहां भाग कर वो व्यक्ति गया है, और रिक्वेस्टिंग स्टेट जहां पर उसने वो क्राइम कमिट किया है। एक और चीज़ याद रखिएगा, एक्स्ट्राडिशन एक लीगल ड्यूटी है एक स्टेट की, है ना। ये एक लीगल ड्यूटी है कि आप क्रिमिनल को, अगर आपको सारे फैक्ट समझ आ रहे हैं, सब चीज़ दिख रही है कि हाँ ही इज़ द वन हु कमिटेड द क्राइम एंड ही फ्लूड अवे इन आवर स्टेट, तो फिर ये आपका ड्यूटी बनती है कि आप उस सामने वाली रिक्वेस्टिंग स्टेट को वो व्यक्ति वापस रिटर्न करें। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। सो बेसिकली एक्स्ट्राडिशन we'll say it stops criminals from using the borders as shields, है ना। ये criminals को रोकता है कि आप borders को shields की तरह इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप भाग जाएंगे तो आप गलत काम करके बच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक important difference का मतलब समझते हैं। Often people gets confused कि extradition और deportation is one and the same thing। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। एक्स्ट्राडिशन मैंने आपको बता दिया, when one country officially hands over a criminal to the other country under legal treaty, that is called extradition। अगर मैं बात करूँ डिपोर्टेशन क्या होता है, डिपोर्टेशन होता है कि जैसे अगर हमारे इंडिया में कोई फॉरेन कंट्री के लोग विदाउट राइटफुल डॉक्यूमेंट्स के, विदाउट वीज़ाज के, विदाउट लीगल परमिट्स के अगर इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये हमारा लॉ कहता है कि सरकार ऐसे लोगों को अपने देश से बाहर निकाल सकती है, उन्हें
थ्रो कर सकती है whoever have violated immigration laws. So this process of removing of aliens out of country because its presence is deemed inconsistent with the public welfare, this is called deportation. ठीक है, तो इन दोनों में हम क्या डिफरेंस समझते हैं? द डिफरेंस इज कि एक्सट्राडिशन एक लीगल प्रोसीजर है और वही डिपोर्टेशन अगेन लीगल प्रोसीजर है. एक्सट्राडिशन में हम क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहे हैं और डिपोर्टेशन में हम इलीगल फॉरेनर्स के साथ डील कर रहे हैं. ठीक है, एंड एक्सट्राडिशन में क्या हो रहा है कि एक जो व्यक्ति है जो भागा है वो पनिशमेंट से बच के भाग रहा है, और डिपोर्टेशन में जो यहाँ पे गलत पर्सन है वो इमिग्रेशन का वायलेशन कर रहे हैं और इसीलिए उनको अपने देश से निकाला जा रहा है. राइट, तो एक्सट्राडिशन के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं. विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये सब इसके केस हैं एक्सट्राडिशन से जुड़े हुए. डिपोर्टेशन में हम बोलेंगे कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाता है फ्रॉम आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज वेलफेयर एंड सॉवरेनिटी. राइट, आई होप इट इज क्लियर. चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और असेंशियल्स ऑफ एक्सट्राडिशन. कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं एक्सट्राडिशन के, एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है हमारा डबल क्रिमिनलिटी रूल, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसका मतलब है जिस एक्ट के लिए एक्सट्राडिशन मांगी गई है आप उसी के साथ गवर्न करेंगे, है ना. वो रिक्वेस्टिंग कंट्री में भी क्राइम होना चाहिए, ज़रूरी है जिस एक्ट के लिए एक्सट्राडिशन मांगी गई है, और वो रिक्वेस्टेड कंट्री में भी एक क्राइम होना चाहिए, अदरवाइज एक्सट्राडिशन नहीं होगा. जस्ट थिंक लाइक दिस कि जो गलती इंडिया में क्राइम है वो गलती यूके में भी क्राइम होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल क्रिमिनलिटी. ठीक है, द क्राइम मस्ट बी ऑफेंस रिकॉग्नाइज्ड इन बोथ द टेरिटोरियल एज वेल एज द रिक्वेस्टिंग स्टेट एंड इफ नो पर्सन इज एक्सट्राडिटेड अनलेस दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड. ये एक्सट्राडिशन का रूल है. ठीक है, जब तक ये फुलफिल नहीं होती है कंडीशन, एक्सट्राडिशन नहीं होगा. ठीक है, एक्सेप्शन इसकी यही है कि अगर जो दो कंट्रीज हैं अगर उनकी ट्रीटीज़ में कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें लिखी हैं and if they are governed by that treaty contract then the exception sustains. Right, okay, next rule is the rule of speciality. सो स्पेशलिटी का मतलब है दैट एक्सट्राडिटेड पर्सन को सिर्फ उसी ऑफेंस में ट्राई किया जाएगा जिसके लिए एक्सट्राडिशन ग्रांट हुई है. कि हमने कहा कि रोहन को फ्रॉड के केस में एक्सट्राडाइट करवाए तो इंडिया आके पुलिस बोले अब कि उसको मर्डर का केस भी लगा दो. जैसे मैंने कहा ना, रोहन इंडिया में बैंक फ्रॉड करके यूके भाग गया था, अब उसको एक्सट्राडाइट करा लिया गया. अब यहाँ पे इंडिया आके पुलिस बोल रही है कि इसके ऊपर मर्डर का केस भी लगा दो. तो दिस इज नॉट अलाउड अनलेस सेकेंड कंट्री से फ्रेश परमिशन ना रिलीज हो. सो रिक्वेस्टिंग कंट्रीज अंडर अ ड्यूटी नॉट टू ट्राई और punish the fugitive criminal for any other offense other than that for which he has been extradited. ठीक है, all right, next is the time barred. So it says that extradition is not granted if the offense for which extradition has to be made has become time barred. कि अगर जिस offense के लिए extradition grant करना था उसका time period ही खत्म हो गया, it was a time barred offense and that time has been passed on, उसके बाद फिर extradition is not granted. ठीक है, this is also important principle of extradition. The next rule is the prima facie rule. So what does it say कि requested country जो है जिससे request की गई है उसको लगना चाहिए कि रीजनेबल एविडेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट द पर्सन जिसको एक्सट्राडाइट करना है इज लाइकली गिल्टी, उसने क्राइम कमिट किया है. सो द टेरिटोरियल स्टेट मस्ट सेटिस्फाई दैट देयर इज अ प्राइमा फेसा एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज फॉर विच द एक्सट्राडिशन इज डिमांडेड. ठीक है, तो कोर्ट देखेगा रिक्वेस्टेड कंट्री का कि क्या कंप्लेंट रियल है, एविडेंसेस क्रेडिबल है ना. तो इसे हम फुल ट्रायल नहीं कहते हैं, दिस इज जस्ट अ चेकिंग ऑफ एविडेंसेस विच इज इम्पॉर्टेंट. एवरीथिंग इज लीगल, सो the process goes on in a legal manner, of course. ठीक है, the next is the extradition or non-extradition of its own nationals depends upon the extradition treaty. तो ये भी एक रूल है एक्सट्राडिशन का कि अगर अपने ही नेशनल का एक्सट्राडिशन या नॉन एक्सट्राडिशन हो रहा है तो यहाँ पे जो भी प्रोसीजर है वो एक्सट्राडिशन ट्रीटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं. सो हो सकता है जो हम बाकी रूल्स पढ़ रहे हैं वो उस ट्रीटी में मेंशन ना हो, तो जो भी प्रोसेस होगा वो उनकी ट्रीटी के मुताबिक चलेगा, बाकी रूल्स उस पर फॉलो अप नहीं होंगे. ठीक है, द नेक्स्ट टॉक्स अबाउट द मिलिट्री ऑफेंसेस. तो देखो एक्सट्राडिशन का जो प्रोसीजर है उसमें दो एक्सेप्शंस रहते हैं कि एक्सट्राडिशन ट्रीटी जनरली एक्सक्लूड द मिलिट्री ऑफेंसेस एज वेल एज, यहाँ आप ऐड कर लेना, एज वेल एज द पॉलिटिकल ऑफेंसेस. ये दो एक्सेप्शंस रहते हैं. देखो अगर क्राइम पॉलिटिकल नेचर का है तो यहाँ तो उन केसेस में एक्सट्राडिशन नहीं होता है. लाइक समवन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड फ्लेड अब्रॉड. ठीक है, कोई प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट और फिर वो भाग गया. सो नाउ ही शुडंट बी रिटर्न एंड पनिश फॉर द पॉलिटिकल ओपिनियन, राइट.
बट अगर आपने पॉलिटिकल opinion के नाम पे you have done some terrorist attack or you have done some violence, so this is not, then it's not political of course, right? So ये बात दो मेजर केसेस में भी हेल्ड की गई थी. There are two landmark cases in regards to extradition pertaining to political offenses, Re Munier and Re Castiglione. या अभी हम लेटर हम केसेस के लिस्ट में भी उन्हें देखेंगे, then we'll see. then हम बात कर रहे हैं मिलिट्री ऑफेंसेस की. तो फॉर एग्जाम्पल डिजर्शन का जो ऑफेंस है, इफ सम मिलिट्री पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस लाइक डिजर्शन, सो यहाँ पे एक्सट्राडिशन नहीं होगा उनका अनलेस इट्स ऑल्सो अ सिविलियन क्राइम. ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हैं. एट द सेम टाइम वी से दैट ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं विच आर फॉलोड अप इन इंस्टांसेस ऑफ दिस एक्सट्राडिशन कंसेप्ट. ठीक है, इसके अलावा देयर इज ऑल्सो अ रूल ऑफ विच इज फॉलो, डबल जियोपार्डी का रूल भी फॉलो किया जाता है. आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं कि इफ अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन पनिश्ड एंड एक्विटेड फॉर द सेम ऑफेंस देन ही कैन नॉट बी एक्सट्राडिटेड अगेन. ठीक है, अगर एक बार वो पनिश हो चुके हैं, एक्विट हो चुके हैं फॉर द सेम ऑफेंस, देन नाउ ही कैन नॉट बी एक्सट्राडिटेड अगेन फॉर दैट ऑफेंस. ठीक है, इसके अलावा आप ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं एंड फेयर ट्रायल की बात कर सकते हैं कि अगर देयर इज अ लाइकलीहुड कि जिस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, यानी कि जिससे वापस भेजेगी एक कंट्री, उसको लग रहा है कि इसके साथ टॉर्चर हो सकता है या तो इसके ऊपर डेथ पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है या फिर देयर मे बी एन अनफेयर ट्रायल, तो फिर ऐसे ग्राउंड्स पे एक्सट्राडिशन डिनाई भी किया जा सकता है. तो हमारे पास एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे एक्सट्राडिशन डिनाई किया जा सकता है. तो यही सारे इन्हीं में से निकालो आप. देखो, पहले मैंने बता दिया कि अगर देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ टॉर्चर, देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ अनफेयर ट्रायल, देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ डेथ पेनल्टी, तो यहाँ पे एक्सट्राडिशन मना किया जा सकता है. सिमिलरली मिलिट्री ऑफेंसेस में मना किया जा सकता है. सिमिलरली ओन नेशनल्स के कंटेक्स्ट में मना किया जा सकता है. पॉलिटिकल ऑफेंसेस के केस में मना किया जा सकता है. इसके अलावा अगर टाइम बार्ड ऑफेंस हो गए तो मना किया जा सकता है. अगर प्राइमा फेसा एविडेंस नहीं दिख रहा है तो मना किया जा सकता है ना. अगर वो ऑफेंस उस कंट्री के लॉ ऑफ द लैंड में नहीं है और तो भी मना किया जा सकता है. तो सारे ग्राउंड्स होते हैं वेयर इन अ कंट्री में से कि वी आर नॉट बाउंड टू डिपोर्ट दिस पर्सन बिकॉज these are the grounds of denying the extradition, right? So यही सारे रूल्स हैं, ये आप याद रखना. ठीक है, डबल क्रिमिनलिटी, रूल ऑफ स्पेशलिटी और प्राइमा फेसाई केस, पॉलिटिकल ऑफेंसेस, नो मिलिट्री एक्सट्राडिशंस, डबल जियोपार्डी, है ना, फेयर ट्रायल, ये आप याद रखना. ओके, अब हम थोड़ा ग्लिम्स ले लेते हैं एक्सट्राडिशन लॉ इन इंडिया को लेके. तो देखिए, हमारे कंट्री में देर आर टू लॉज. पहला एक जो था एक्सट्राडिशन को लेके, दैट वाज ऑफ एक्ट ऑफ 1902. याद रखना, सवाल बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं. फर्स्ट इंडियन एक्सट्राडिशन एक्ट वाज ऑफ 1902 और जो करंट में है वो है एक्सट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962. वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इंडिया में एक्सट्राडिशन का कौन सा लॉ है. एक्ट ऑफ 1962. ये बेस्ड है यूके एक्सट्राडिशन एक्ट ऑफ 1970 पर. ये भी आप याद रखना, ये फैक्ट है, इससे सवाल बन सकता है. ठीक है, बात करें एक्सट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962 की, तो ये एक इंडिपेंडेंट इंडिया का लॉ है और मैंने बताया यूके एक्सट्राडिशन एक्ट ऑफ 1870 से इंस्पायर्ड है. मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स कवर करता है. ट्रीटी बेस्ड एंड नॉन ट्रीटी एक्सट्राडिशन दोनों अलाउ करता है. ठीक है, और इसका जो सेक्शन 2 क्लॉज डी है, ये एक्सट्राडिशन ट्रीटी क्या होता है उसको डिफाइन करता है. आप उसको पढ़िएगा. इट स्टेट्स दैट एक्सट्राडिशन ट्रीटी मीन्स अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू सरेंडर क्रिमिनल्स टू ईच अदर, राइट. तो ये सब फैक्ट्स बेस्ड बातें हैं, सवाल बनते हैं इनसे, इसलिए आप इन फैक्ट्स को याद रखना. अब बात करें इंटरपोल की. इंटरपोल द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ये वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन प्लेटफॉर्म है एंड जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है एक्सट्राडिशन प्रोसीजर में, मैन हंट में, अलर्ट्स में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, है ना. इसका मेजर काम क्या होता है? इट्स मेन function is to facilitate global police cooperation and assist in the crime control, है ना. इसका मेजर टास्क है पुलिस कॉपरेशन करना वर्ल्ड वाइड लेवल पे एंड एट द सेम टाइम क्राइम्स को कंट्रोल करना. तो ये कोई पुलिस फोर्स नहीं है, रादर ये कोऑर्डिनेशन बॉडी होती है, राइट. तो इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सट्राडिशन प्रोसीजर में. तो इंटरनेशनल लेवल पे वो कौन सी बॉडी है, याद रखना, इंटरपोल. इसकी पूरा नाम याद रखना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये सब फैक्ट बेस्ड बातें इसलिए बता रही हूँ, यही सबसे आपके सवाल बनेंगे. ठीक है, याद रखेंगे. अच्छा देखो, इसी से जुड़ा एक सवाल यहाँ पे मैंने लिखा है कि विच इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी एक्ट्स एज अ विंग ऑफ इंटरपोल इन इंडिया. बताइए. तो दिस इज नन अदर देन CBI, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, याद रहेगा, दिस इज इंडियाज इंटरपोल, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो.
यहाँ पे एक फैक्ट हमने ऐड किया है, एक्सट्राडिशन एक्ट का जो आर्टिकल 34 क्लॉज बी है, इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स। ठीक है, ये प्रोसीजर बताता है कि जो भी फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स हैं उनके अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेके इस पे सवाल बन सकता है, देयरफॉर आई हैव एडिटेड। ठीक है, तो अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है इंडिया में, अगर अक्यूज मिल जाए तो कोर्ट के थ्रू अरेस्ट और टेम्पररी डिटेंशन पॉसिबल है। तो ये इंश्योर करता है कि फ्यूजिटिव स्केप ना करे, है ना, जो भगौड़ा यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में आया वो फिर से ना भाग जाए जब तक एक्सट्राडिशन इंक्वायरी कंप्लीट हो। तो उसका सारा प्रोसीजर इस आर्टिकल के थ्रू हमें बताया जाता है। ठीक है, देन वी हैव एडेड अनदर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ एक्सट्राडिशन ऑफ 1957। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है, विच वॉज अडॉप्टेड ऑन 13 दिसंबर 1957 बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप, है ना। याद रखना ये एक्सट्राडिशन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। यूरोपियन कंट्रीज के बीच स्टैंडर्ड एक्सट्राडिशन रूल्स सेट किए गए हैं इस कन्वेंशन के थ्रू, राइट। एंड इसका एक एक्सेप्शनल रूल है दैट इट डज नॉट अप्लाई टू द पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑफेंसेस। ठीक है, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं होता है। तो अगर कोई रेफ्यूजी पॉलिटिकल केसेस से भाग के आया है, यूरोप उसको प्रोटेक्ट कर सकता है एज पर दिस कन्वेंशन ऑफ 1957। ठीक है, मैं आपको ये बात लिख के दे रही हूँ, एक एक पॉइंट जो इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे नोट्स में जो ऐड किया गया है, सबसे सवाल बन सकता है। हर पॉइंट एक सवाल है अपने आप में, या एक सवाल का जवाब है। ठीक है, और ये जो मैं पर्टिकुलर अगर बात करूँ यूजीसी नेट एग्जाम की, तो ये एग्जाम डिमांड ही फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन की करता है। ठीक है, यू मस्ट हैव द डिटेल्स, द इंफॉर्मेशन ऑफ डिटेल्स, राइट। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप हमारे ये आप नोट्स देख रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के हैं, इस तरह से हमने मेजरली सभी सब्जेक्ट के नोट्स तैयार कर लिए हैं यूजीसी नेट को लेके। अगर आपको ये नोट्स चाहिए फुल फ्लेज तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट करें या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, और आप हमारे ये नोट्स पेड नोट्स हैं, आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप कांटेक्ट करना। चलिए लेट्स प्रोसीड टू वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट नाउ, द लैंडमार्क केसेस ऑन एक्सट्राडिशन। ठीक है, हम लोग कुछ लैंडमार्क केसेस डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, मेजर हेडिंग देखेंगे कि इतना याद रखना है कि ये केस हमारा एक्सट्राडिशन से जुड़ा है। तो पहला है जिससे सवाल बड़ा बनता है, दैट इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस मेनन ऑफ 1954। तो इंडिया में एक्सट्राडिशन के लिए स्टैट्यूटरी प्रोसीजर फॉलो करना कंपलसरी है, ये बात इस केस में कही गई थी। ठीक है, कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी को फॉरेन गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं कर सकती है जब तक कि लॉ में प्रिस्क्राइब प्रोसेस फॉलो ना हो। सो it stated कि rule of law is more important than any executive discretion, याद रखना। नेक्स्ट केस है सावरकर केस ऑफ 1910, अगेन रिलेटेड टू एक्सट्राडिशन। इसमें जो वीर सावरकर थे उन्होंने ब्रिटिश कस्टडी से एस्केप किया था टू मार्सेलिस ऑफ फ्रांस गए थे वो। ठीक है, तो इसमें एक्सट्राडिशन के केसेस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन ज़रूरी है, ये बात हेल्ड की गई थी। एंड एस्केप फ्रॉम अ लॉफुल कस्टडी डज नॉट बार द रिटर्न, है ना। जरूरी अगर आप एक लॉफुल कस्टडी से भागे हो तो इट डज नॉट बार द रिटर्न। सो दैट वाज हेल्ड इन दिस केस ऑफ सावरकर। अनदर केस इज विजय माल्या वर्सेज SBI एंड यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2018। इसमें विजय माल्या जो है वो बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड करके यूके भाग गया था, अभी भी भागा हुआ है, उसका केस अभी भी पेंडिंग है। सो इंडिया एक्टिवली परसुइंग दिस फ्यूजिटिव अब्रोड इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस बनता है उसको लेके, राइट। सो आई सेड कि दिस इज स्टिल पेंडिंग फाइनल इन्फोर्समेंट स्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज नीरव मोदी केस ऑफ 2018, अगेन सिमिलर केस लाइक विजय माल्या। ठीक है, रिलेटेड टू एक्सट्राडिशन, बट स्टिल एक्सट्राडिशन इज अप्रूव्ड इंश्योरिंग फेयर प्रोसेस एंड जस्टिस, है ना। नेक्स्ट इज मैंने आपको इन दोनों केसेस के बारे में पहले ही बताया था, री कैस्टियोनी एंड री मिन्योर केस। इन दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क है, इंटरनेशनल लॉ के केस हैं जिनमें ये बोला गया था दैट पॉलिटिकल ऑफेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसीजर ऑफ एक्सट्राडिशन, है ना। री कैस्टियोनी के केस में ये बोला गया था दैट पॉलिटिकल ऑफेंस इज द एक्सेप्शन विच इज रिकॉग्नाइज्ड, है ना। इफ समवन पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल अपराइजिंग, नॉट अ टेररिज्म, याद रखना, नॉट अ टेररिज्म, देन दे कैन नॉट बी एक्सट्राडिटेड। सिमिलरली इन री मिन्योर केस कोर्ट ने पॉलिटिकल ऑफेंस के ही कंटेक्स्ट से बात की। कोर्ट ने कहा दैट टेररिस्ट या वॉयलेंट क्राइम जो है वो पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं है। अगर आप वो क्राइम करके भाग रहे हो फिर आप अपने आप को पॉलिटिकल ऑफेंस वाले एक्सेप्शन में कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना, री कैस्टियोनियन, री मेन्योर, ये पॉलिटिकल ऑफेंस डॉक्ट्रिन का टेस्ट इसमें हेल्ड किया गया था। ठीक है, देन वी हैव दिस दया सिंह लाहौरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस है।
इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट फ्यूजिटिव क्रिमिनल विच इज ब्रॉट इन इंडिया अंडर एन एक्सट्राडिशन ट्रीटी कुड ओनली बी ट्राइड फॉर ऑफेंस प्रोवाइडेड इन एक्सट्राडिशन डिक्री एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ जो हम उस कंट्री के साथ जो हमारी एक्सट्राडिशन ट्रीटी है, जो भी डिक्री है, उसी से गवर्न होगा, उसी के बेसिस पे ट्रायल होगा एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ स्पेशलिटी, है ना। So, for example, if UK sends a person to India for murder charge, so India cannot suddenly add a forgery case on him. That's what this case states. The last is Ravi Pujari case of 2020. So, the fact was कि underworld criminal was extradited from Senegal to India. है ना, इसमें सेनेगल से इंडिया लाया गया था एक अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल. सो इंडिया सक्सेसफुली यूज डिप्लोमेसी एंड लीगल प्रोसेस टू ब्रिंग फ्यूजिटिव बैक, राइट. सो या दीज ऑल आर द केसेस. रिमेंबर द केसेस, केस के नाम याद रखो. एंड आपको भी बताओगे क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल बहुत आते हैं, तो ईयर भी याद रखना. सावरकर का केस 1910 का है, स्टेट ऑफ मद्रास 1954 का है, विजय माल्या नीरव मोदी 2018 के हैं, रे केस्टियानी री मेनियर दोनों 1800 91 एंड 94 का है, दया सिंह 2001 है, एंड रवि पुजारी का लेटेस्ट है 2020 का केस है. ठीक है, एक रूल है यहाँ पे, ऊपर शायद मिस हो गया था, देयरफॉर आई एडेड लेटर, रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी. सॉरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्राडिशन को लेके. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द लीगल बेसिस फॉर एक्सट्राडिशन इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्रीटी. कि अगर ट्रीटी नहीं बनी है फिर भी अगर सामने वाला देश बोले हम तुम्हारा क्रिमिनल वापस करेंगे तो इंडिया भी रेसिप्रोसेट करेगा. दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी. ठीक है. सो जैसे कि इंडिया और मॉरिशस जो है, दे आर लॉन्ग टाइम एक्सट्राडिटेड फ्यूजिटिव्स, इवन जब तक उनके पास उनकी कोई ट्रीटी भी नहीं थी, इवन बिफोर दे हैड अ ट्रीटी. सो लीगल बेसिस फॉर एक्सट्राडिशन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटी, द रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी. याद रखना, सवाल बन सकता है क्या है लीगल बेसिस एक्सट्राडिशन का अगर कोई ट्रीटी नहीं है. सो दिस इज रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी. ठीक है, अगला अभी हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था कि व्हाट वर द ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल इन एक्सट्राडिशन. तो वही सारे ग्राउंड्स है कि इफ इट इज अ पॉलिटिकल ऑफेंस, इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ torture, inhuman treatment, if the nationality of accused, double jeopardy, military offenses, etc. ठीक है. फिर आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक्सट्राडिशन और एक्सपल्जन में डिफरेंस है ना. तो एक्सपल्जन से जुड़े हुए भी केसेस देख लेना, क्योंकि एक्सट्राडिशन से जुड़ा हुआ ये मैटर है, ये टॉपिक है. तो इससे एक इंपॉर्टेंट केस है हेंस म्यूलर का केस है 1955 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट गवर्नमेंट हैज वाइड डिस्क्रिशन टू एक्सपेल द फॉरेनर्स इफ दे आर लिविंग इन इंडिया वायलेटिंग द इमिग्रेशन रूल्स, है ना. और इसी केस में कोर्ट ने एक्सट्राडिशन और एक्सपल्जन के कॉन्सेप्ट के बीच में डिस्टिंक्शन बताया था. एंड ये इससे 1 साल पहले का केस है, इसमें भी यही बात हेल्ड की गई थी. स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्सेस खुदीराम चाकमा में, वेयर इन स्टेट हैज पावर, कोर्ट सेड दैट स्टेट हैज पावर टू डिपोर्ट द अनऑथराइज्ड फॉरेनर्स. ठीक है. अच्छा, एक्सट्राडिशन से जुड़ी 2 लैटिन मैक्सिम्स हैं, याद रख लेना, सवाल बन सकता है. पहला है ऑट डिडेर, ऑट जेडिकेर. अब क्या होगा ना, बिल्कुल इसमें एक्सट्राडिशन का तो नाम और निशान भी नहीं आ रहा. तुम्हें डाउट हो सकता है, मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा अगर तुम नहीं पढ़ा कि एक्सट्राडिशन से जुड़ा होगा भी या नहीं होगा, पर ये जुड़ा हुआ है. इसका मतलब है आइदर एक्स्ट्राडाइट और प्रोसिक्यूट. या तो एक्स्ट्राडाइट करो, है ना, या तो वापस भेजो, या फिर प्रोसिक्यूट करो. तो ये बोलता है ये रूल. दिस अंडरलाइज मेनी एक्सट्राडिशन ट्रीटीज. Another is nemo debate bis fixeri pro idem causa. बहुत बार पढ़ा होगा रूल ऑफ डबल jeopardy, that no one should be tried twice for the same offense, है ना. ये बात हमने ऊपर पढ़ी थी. ये एक्सट्राडिशन का एक इंपॉर्टेंट असेंशियल प्रिंसिपल है कि अगर एक व्यक्ति ऑलरेडी एक ऑफेंस के लिए ट्राई हो चुका है, पनिश हो चुका है, तो फिर वो दोबारा सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं होगा और फिर उसको दोबारा एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा. ठीक है. चलो, अब यहाँ पे कंसेप्ट सारा पढ़ लिया है मैंने, एक एक बात बता दी, भर भर के तुमको डिटेल्स दे दिए हैं. अब मुझे नहीं लगता तुम्हें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है. बाकी बात वही है कि ये तो बहुत इन्फॉर्मेशन की एक रिवर है, गंगा है ये. अगर तुम्हें लगता है कि इसके अलावा भी एक्सट्राडिशन में एक आध पॉइंट्स तुम्हें और कहीं से मिल रहे हैं, तुम ऐड कर सकते हो, करो, बिल्कुल करो, है ना. जितना ज़्यादा कर सको उतना अच्छा है. एग्जाम में ले तो हम जितना सॉलिड अपना फाउंडेशन बना सकें, हमें तो कोई ऐड छोड़ना ही नहीं है ना. मुझे लगता है मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दी है, और तुमको मिलती है तो भैया खुद भी रिटेन करो और हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता दो, ताकि थोड़ा बहुत औरों का भी फायदा हो जाए. अब मैं यहाँ पे तुम लोग को कुछ 1-2 PYQs दिखा दे रही हूँ जो पुराने पेपर्स में आए हैं UGC नेट के, तो आपको आइडिया लग जाए कि सवाल बन कैसे रहे. पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिमार्क दैट एक्सट्राडिशन विद द फॉरेन स्टेट इज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस गवर्न बाय ट्रीटीज और अरेंजमेंट्स. इट वॉज हेल्ड. ये बात किस केस में कही गई थी? तो ये बात स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस मेनन के केस में कही गई थी.
देन देयर इज असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. पहला असर्शन कह रहा है दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट एक्सट्राडिशन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस क्राइम्स इज नॉट अलाउड. अभी तक कितनी बार पढ़ लिया, ये बात बिल्कुल सही है. एंड अगला कह रहे हैं स्टोइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टी इज अ लीडिंग केस रिलेटेड टू नॉन एक्सट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल. नहीं गाइस, ये जो केस है ना, ये लैंडमार्क केस है, नेशनैलिटी से जुड़ा हुआ. ये लैंडमार्क केस है, स्टेटलेसनेस से जुड़ा हुआ. तो ये तो गलत हो गया. तो असर्शन ठीक है, रीजनिंग गलत है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्सट्राडिशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन, पढ़ा था ऊपर, 13 दिसंबर 1957. नेक्स्ट है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपल्जन एंड एक्सट्राडिशन. बताओ, ऊपर पढ़ा था ना, हेंस मुलर का केस है ना. देखो मैंने जितना पढ़ाया सब इसमें कवर हो रहा है. चलो अब एक टेस्ट ले लें. मैं 10 सवाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, 8 के जवाब दूंगी, लास्ट के 2 के जवाब तुम लोग कमेंट सेक्शन में दे देना. ठीक है, ठीक रहेगा ये. चलिए, पहला सवाल है एक्सट्राडिशन प्राइमरीली ऑपरेट्स ऑन विच प्रिंसिपल इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्रीटी. अगर ट्रीटी नहीं है तो एक्सट्राडिशन किस प्रिंसिपल से गवर्न होता है, पढ़ा था ना हमने. दिस इज रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी. लेट मी यूज द पेन. रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी. नेक्स्ट, the doctrine of double criminality implies what? So it implies that the offense must be punishable in both the states, है ना. Next, the rule of specialty restricts what? बताओ. Extradition of political offenders, extradited person being tried only for specified offenses, extradition without warrant, or diplomatic involvement in extradition. तो guys इसका आंसर है extradited person being tried only for specified offenses. Next question, which case recognized the political offense exception? बताइए. वैसे दोनों में था, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो इसका जवाब आप लिखेंगे री कैस्टियोनी, क्योंकि पहली बार री कैस्टियोनी में इसका जिक्र रिकॉग्नाइजेशन किया गया था, फिर इसको राइटरेट किया गया था ना अगले 3 साल बाद. तो दोनों आ रहे हैं और एक का जवाब लिखना है तो री कैस्टियोनी आप करके आएंगे. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट है विच लॉ करंटली गवर्न्स एक्सट्राडिशन इन इंडिया. बताइए. दिस इज एक्सट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962. नेक्स्ट, इंटरपोल्स प्राइमरली रोल इन एक्सट्राडिशन मैटर्स इज. क्या है प्राइमरली रोल? प्राइमरली रोल इज टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन एंड नोटिसेस. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल दैट टाइम बार्ड ऑफेंसेस कैन नॉट बी एक्सट्राडिटेड रिलेट्स टू व्हाट? सो इट रिलेट्स टू द लिमिटेशन पीरियड इन क्रिमिनल लॉ. Right? Next, which case emphasized that a person extradited can be tried only for offenses for which he was extradited? So this was held in the case of Daya Singh Lahoria. पढ़ा था ना हमने. चलिए, अब जैसे बात हुई थी, ये 2 सवालों के जवाब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे. यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्सट्राडिशन एक्सक्लूड्स व्हाट? Write the answer in the comment box. And last, which body acts as the Indian National Central Bureau for Interpol? Write in the comment box. Right? Okay, so with this we are absolutely done with today's lecture, है ना. बहुत लंबा लेक्चर हो गया, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ भरा हुआ लेक्चर था. चलिए शुरुआत एंड करते हैं इस लेक्चर को यहाँ पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप email ID guptaradhya80@gmail.com या हमारे इंस्टाग्राम पेज lawvita_80 पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.